हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम अभिषेक है और आपका स्वागत है आपके चैनल जीएस मार्क पर। हमारी मॉडर्न हिस्ट्री की सीरीज चल रही है। इसमें हम ऑलरेडी कई टॉपिक्स कवर कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने वो टॉपिक्स नहीं देखे हैं या मिस हो गए हैं तो आप इस प्लेलिस्ट में जाकर वो टॉपिक्स देख सकते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना और उसके सेशंस के बारे में हमने डिस्कस किया था कि इस लेक्चर में हम लोग एक्सट्रीमिस्ट फेज या भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दूसरे चरण 1905 से 1919 के बारे में डिस्कस करेंगे। इस पीरियड को क्या कहा जाता है? एक्सट्रीमिस्ट फेज। ओके। अच्छा, आपको पता है कि जब कांग्रेस बनी थी तो उसमें दो तरह के नेता थे। एक थे नरमपंथी नेता और एक थे गर्मपंथी नेता। तो नरमपंथी नेता क्या चाहते थे कि हम जो प्रोटेस्ट करें वो संविधान के दायरे में रह के करें। जो अंग्रेजों ने अपने लिए अपने हिसाब से भारतीयों के लिए संविधान बनाया था, हम उसके दायरे में रह के करें। तो उनका जो विरोध था वो 3 पीस पे आधारित था। ये ध्यान रखिएगा कि उनका जो विरोध था नरमपंथी नेताओं का किस पे आधारित था? 3 पीस पे आधारित था। क्या क्या थी? प्रेयर, पेटिशन एंड प्रोटेस्ट। मीन्स प्रार्थना करना अंग्रेजों से, उनको याचिका देना और अहिंसा पूर्वक विरोध करना। ठीक है। और जनरली अंग्रेजों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। अगर उन्हें लगता था कि चीज़ें हाथ से बाहर जा सकती हैं तो वो अगर 10 पिटीशन होंगी तो उसमें एक पिटीशन या फिर उसका भी कुछ एक पार्ट जो है वो फुलफिल कर देते थे। ठीक है। और ये चीज़ें गर्मपंथी नेताओं को नहीं सुटेबल लगती थी। क्यों नहीं सुटेबल लगती थी? एक तो इसमें टाइम बहुत लगता था। छोटी से छोटी मांग मनवाने के लिए भी इसमें बहुत टाइम लगता था, कई साल चले जाते थे। और अच्छा, ये चीज़ें जो थी ये गर्मपंथी नेताओं को स्वीकार नहीं थी। क्यों नहीं स्वीकार थी? क्योंकि उनका कहना था कि हम अंग्रेज़ों से प्रेयर क्यों करें। अंग्रेज इस देश के मालिक नहीं हैं, इस देश के मालिक हिंदुस्तानी ही हैं, तो हम अंग्रेज़ों से प्रेयर क्यों करें। ठीक है। हम उनको क्यों पिटीशन दें। ओके। और इस तरह अहिंसापूर्वक विरोध से कुछ नहीं होगा। तो वो इस थ्योरी पे चलते थे। तो नरमपंथी और गर्मपंथी नेताओं में आपस में ये जो था एक टसल था, एक दूसरे के खिलाफ रहते थे जनरली। अब नरमपंथी नेताओं में जनरली कौन कौन आते थे? इसमें देखिए स्पेलिंग गलत लिखी है, दा भाई लिखा है, दादा भाई नरोजी। ठीक है। दादा भाई नरोजी थे, फिरोज शाह मेहता थे, दिनशा वाचा थे, WC बनर्जी थे, SN बनर्जी थे, गोपाल कृष्ण गोखले थे और भी कई नेता आते थे। ये इनमें से ये मेन नेता थे। और गर्मपंथी नेता कौन कौन थे? लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पॉल, जिनको बहुत फेमसली लाल बाल पाल कहा जाता था। और अरविंदो घोष भी एक उनमें से काफ़ी इम्पोर्टेंट नेता थे जो गर्मपंथियों का नेतृत्व करते थे। ठीक है। अब 1905 में एक बहुत महत्वपूर्ण घटना हुई। क्या घटना थी वो? बंगाल का विभाजन। बंगाल उस समय इंडिया का हम कहें तो सबसे बड़ा प्रांत था। इसमें क्या क्या आता था? बिहार आता था, बंगाल आता था, उड़ीसा आता था, असम आता था, आज का बांग्लादेश आता था। ये सब मिलाकर बंगाल बना था। और बंगाल में उस समय राष्ट्रीयता की भावना ज़्यादा चरम पर थी। तो अंग्रेजों ने एक बहाना बनाकर कि हमें प्रशासनिक सुविधा के लिए इसको अलग अलग क्षेत्रों में डिवाइड करना होगा, बंगाल का विभाजन करने का प्रस्ताव किया। ठीक है। पूर्वी बंगाल और पश्चिम बंगाल इस तरह से। और विभाजन किस तरह किया था कि जो पश्चिम बंगाल था वो हिंदू बहुल क्षेत्र था और पूर्वी बंगाल कैसा था? जो मुस्लिम बहुल क्षेत्र था। ठीक है। तो इसकी घोषणा किसने की थी? लॉर्ड कर्जन ने की थी। कब की थी? 20 जुलाई 1905। ओके। डेट्स याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट डेट है। फिर 7 अगस्त 1905 को इसके खिलाफ जो बंगाल का विभाजन की घोषणा हुई थी, इसके अपोज में स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक घोषणा की गई। कहाँ की गई? कलकत्ता के टाउन हॉल में की गई। और 20 जुलाई को घोषणा हुई और 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का पुनर्गठन ये लागू हो गया। मीन्स बंगाल विभाजन लागू हो गया। ठीक है। कब हुई घोषणा? 20 जुलाई 1905। स्वदेशी आंदोलन की घोषणा कब हुई? 7 अगस्त 1905। कहाँ हुई? कलकत्ता के टाउन हॉल में हुई। और ये बंगाल का जो विभाजन था ये कब प्रभावी हुआ? 16 अक्टूबर 1905 को। तो आपको ये डेट याद रखनी है, 20-7-16। 1905 कॉमन है, 20-7-16। 20 को घोषणा, 7 को स्वदेशी आंदोलन, 16 अक्टूबर को बंगाल का पुनर्गठन। ठीक है। अब आपको
अल्टीमेटली क्या हुआ कि जो विरोध था उसके कारण ब्रिटिश सरकार ने 1911 में ये विभाजन था इसको रद्द कर दिया। ये आगे हम लोग देखेंगे कि विभाजन कैसे रद्द हुआ। ठीक है, अब हम देखेंगे कि स्वदेशी आंदोलन क्या था। देखो, जो बंगाल विभाजन हुआ उसके विरोध में हमने देखा कि 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन की घोषणा हुई। कहाँ हुई? कलकत्ता के टाउन हॉल में हुई। ठीक है, अब अलग अलग क्षेत्रों में, इंडिया के अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग रीजन में अलग अलग लोगों ने इसका नेतृत्व किया था। जैसे बाल गंगाधर तिलक ने कहाँ नेतृत्व किया था? पुणे और बॉम्बे में। ठीक है, लाला लाजपत राय, अजीत सिंह ने कहाँ नेतृत्व किया था? पंजाब में। आप देख लीजिए कि जहाँ के नेता थे वहीं उन्होंने नेतृत्व किया था। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक कहाँ के थे? महाराष्ट्र के थे, तो उन्होंने पुणे और बॉम्बे में किया था। लाला लाजपत राय ने कहाँ किया था? और अजीत सिंह ने पंजाब में किया था। सैयद हैदर रजा ने कहाँ किया था? दिल्ली में किया था। मद्रास में चिदम्बरम पिल्लई ने किया था। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये आ जाता है कि मद्रास में किसने नेतृत्व किया था स्वदेशी आंदोलन का, या पंजाब में किसने किया था, दिल्ली में किसने किया था, पुणे और बॉम्बे में किसने किया था। तो इसको बहुत ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, उसके बाद इसके विरोध में 1906 में रविन्द्रनाथ टैगोर ने किसकी रचना की थी? अमार सोनार बांग्ला की। अच्छा बताइए, अमार सोनार बांग्ला क्या है? ये बांग्लादेश का नेशनल एंथम है। ठीक है, और अगस्त 1906 में नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन, राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली की स्थापना की गई थी। ये स्वदेशी आंदोलन के ही अंतर्गत ये सब हुआ था। ओके, देखो, जो बंगाल का विभाजन था उसके अगेंस्ट में स्वदेशी आंदोलन लॉन्च हुआ था। और जो स्वदेशी आंदोलन लॉन्च हुआ था उससे क्या हुआ था कि पूरे देश भर में एक विरोध जो था वो जनरेट हुआ, और विरोध लगातार बढ़ता जा रहा था। ठीक है, लेकिन इसमें क्या था कि इसमें जो कई सारे मुस्लिम नेता थे, कुछ मुस्लिम नेताओं ने साथ दिया था, लेकिन मैक्सिमम मुस्लिम नेताओं ने साथ नहीं दिया था। क्यों? क्योंकि उन्हें लग रहा था कि जो मुस्लिम बहुल क्षेत्र है वो उनको मिल जाएगा, उनकी अलग वहाँ सत्ता स्थापित हो जाएगी। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया? एक मुस्लिम लीग की स्थापना की, और अंग्रेजों ने इस मुस्लिम लीग को काफ़ी समर्थन दिया था। क्यों? क्योंकि ये स्वदेशी आंदोलन के विरोध में थे और बंगाल विभाजन के समर्थन में थे। ठीक है, तो मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? 1906 में हुई। कहाँ हुई? ढाका में हुई। कब हुई? 30 दिसंबर 1906 को ढाका में। ओके, किसने की? ढाका के नवाब सलीमुल्लाह ने, नवाब विकारुल मुल्क, नवाब मोहसिनुल मुल्क और आगा खान ने। ये लोग मेन थे। कौन कौन थे? सलीमुल्लाह, विकारुल मुल्क, मोहसिनुल मुल्क और आगा खान। पहला अधिवेशन कब हुआ था? 29 दिसंबर 1907 को। कहाँ हुआ था? कराची में हुआ था। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है कि पहला मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन कहाँ हुआ था? 1907 में कराची में हुआ था। ठीक है, पहले अध्यक्ष कौन थे? आगा खान थे। संस्थापक कौन थे? सलीमुल्लाह थे। अध्यक्ष कौन थे? आगा खान थे। और जब मुस्लिम लीग की स्थापना हुई तो जिन्ना जो थे मुस्लिम लीग में शामिल नहीं हुए थे। बाद में 1913 में ये मुस्लिम लीग में शामिल हो गए। मुस्लिम लीग का मुख्यालय कहाँ था? लखनऊ में था। ठीक है, फिर से पॉइंट हम देखते हैं। स्थापना कब हुई? 30 दिसंबर 1906 को। कहाँ हुई? ढाका में हुई। किसने की? मेन कौन था? सलीमुल्लाह थे। पहला अध्यक्ष कौन था? आगा खां था। पहला अधिवेशन कहाँ हुआ? कराची में हुआ। कब हुआ? 1907 में हुआ। और ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि जिन्ना जो थे वो मुस्लिम लीग की स्थापना के समय इसमें शामिल नहीं हुए थे, 1913 में लीग में शामिल हुए। ठीक है, अब हम देखेंगे कि सूरत विभाजन की घटना। ये बहुत इंपॉर्टेंट घटना है, सूरत विभाजन। जैसे मैंने बताया पहले कि जो गरम दल और नरम दल के नेता थे इनमें आपस में टसल चलती रहती थी, एक दूसरे के खिलाफ थे दोनों ही कांग्रेस में, लेकिन इन दोनों की विचारधारा अलग थी। और सीधी सी बात है कि जिस विचारधारा का अध्यक्ष होता था वो विचारधारा उस समय इंपॉर्टेंट हो जाती थी, उसको लोग मानते थे, उसके अकॉर्डिंग जो प्रस्ताव थे वो पारित होते थे। ठीक है, तो गरम दल वाले हमेशा चाहते थे कि गरम दल का नेता अध्यक्ष बने, और नरम दल वाले हमेशा चाहते थे कि नरम दल के नेता अध्यक्ष बने। नरम दल के नेता जो थे वो पॉलिटिक्स में बहुत माहिर थे। ठीक है, 1905 को क्या हुआ था? जो बनारस अधिवेशन हुआ था 1905 को, जो लास्ट लेक्चर था उसमें जो अधिवेशन की लिस्ट थी उसमें आप देख सकते हो 1905 को अधिवेशन कहाँ हुआ था? बनारस में हुआ था। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी, जीके जी ने की थी। ठीक है, यहाँ क्या हुआ था कि कांग्रेस ने बंगाल विभाजन का मुद्दा उठाया था, और दोनों ही नरमपंथी और गर्मपंथी स्वदेशी और बंगाल विभाजन के अगेंस्ट में थे।
स्वदेशी के समर्थन में थे, बंगाली विभाजन के अगेंस्ट में थे, तो दोनों ने इनको समर्थन दिया था। लेकिन जो गर्मपंथी नेता थे वो चाहते थे कि ये जो स्वदेशी आंदोलन है ये केवल बंगाल तक सीमित ना रहे, ये पूरे भारत देश में इसका फैलाव हो। ठीक है। लेकिन जो नरम दल के नेता थे वो क्या चाहते थे कि जो स्वदेशी आंदोलन है या ये बहिष्कार वाला चीज़ें हैं ये बंगाल तक सीमित रहे। क्यों? क्योंकि उनका कहना था कि एक बंगाल का विभाजन हुआ है, ये लोकल चीज़ें हैं, लोकल इशू हैं, तो बंगाल तक सीमित रहे। ठीक है। फिर 1906 में जो कलकत्ता प्रस्ताव हुआ था, 1906 में कहाँ हुआ था? अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था। तो उसमें स्वदेशी, बहिष्कार, स्वराज और राष्ट्रीय शिक्षा के 4 प्रस्ताव देखे गए थे। कौन कौन से? स्वदेशी, शिक्षा, बहिष्कार और राष्ट्रीय शिक्षा, ये 4 प्रस्ताव पारित हुए थे। लेकिन अब कैच क्या था इसमें? कैच ये था कि इसकी डेफिनेशन नहीं दी गई थी कि स्वदेशी क्या है, शिक्षा क्या है, बहिष्कार क्या है, ठीक है, स्वराज क्या है, इन सब की कोई डेफिनेशन नहीं दी गई थी, कोई स्पष्ट रूप से बताया नहीं गया था। और कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? दादा भाई नौरोजी ने की थी। तो यहाँ भी काफ़ी टसल हो गया था, काफ़ी एक दूसरे का विरोध हुआ था। वो जो गर्म दल के नेता थे वो कह रहे थे कि स्वदेशी का आप डेफिनेशन दो, इन सब चीज़ों की आप डेफिनेशन दो। लेकिन नरम दल के नेता नहीं चाहते थे, वो अभी भी अंग्रेजों के खिलाफ उतने मुखर होकर नहीं विरोध कर रहे थे। ठीक है। तो अब क्या हुआ? अब जब 1907 का वार्षिक अधिवेशन हुआ तो अच्छा, एक और चीज़ थी कि जो कांग्रेस का अधिवेशन होता था तो उसका एक नियम था कि जिस जगह लोकली, जिस जगह अधिवेशन हो रहा है वहाँ का लोकल नेता उसका अध्यक्ष नहीं बन सकता है। ठीक है। जैसे कलकत्ता में हो रहा है तो कलकत्ता का जो नेता होगा वो कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं बन सकता है, हमेशा बाहर के नेता ही अध्यक्ष बनते थे। अच्छा, अब क्या हुआ कि जो सूरत था वो बाल गंगाधर तिलक का होम टाउन था, गृह नगर था। ठीक है। और पहले ये जो अधिवेशन प्रस्तावित था नागपुर में प्रस्तावित था। ठीक है। तो यहाँ तिलक जो थी इसकी अध्यक्षता कर सकते थे, बाल गंगाधर तिलक इसकी अध्यक्षता कर सकते थे। तो उनकी अध्यक्षता करने से रोकने के लिए इसको अधिवेशन को ट्रांसफर कर दिया गया सूरत। पॉलिटिक्स खेली गई थी काफ़ी ज़्यादा इसमें। ठीक है। क्यों? क्योंकि जो तिलक या फिर जो गर्म दल के नेता थे इनका समर्थन काफ़ी ज़्यादा था। तो जब नागपुर से सूरत स्थानांतरित कर दिया गया तो फिर तिलक आउट ऑफ फ्रेम हो गए कि अब वो अध्यक्षता नहीं कर सकते हैं। तो इस पॉलिटिक्स में ये नरम दल के नेता जीत गए। ठीक है। अब लेकिन गर्म दल के दूसरे नेता भी थे, लाला लाजपत राय, वो तो पंजाब के थे। तो गर्मपंथियों ने क्या किया कि उन्होंने लाला लाजपत राय को समर्थन दे दिया। क्यों? क्योंकि वो तो उस होम टाउन के नहीं थे। क्यों? क्योंकि वो तो सूरत के नहीं थे। तो लाला लाजपत राय को समर्थन दे दिया और नरम दल के नेताओं ने रास बिहारी घोष को समर्थन दे दिया। फिर अल्टीमेटली क्या हुआ कि रास बिहारी घोष, सॉरी नॉट रास बिहारी बोस, रास बिहारी घोष, याद रखिएगा, घोष अलग थे, बोस अलग थे। ठीक है। रास बिहारी घोष जो थे वो निर्वाचित हुए और फिर जब ये अध्यक्ष बने तो क्या हुआ कि गर्मपंथी जो थे उनको कांग्रेस से बाहर कर दिया गया। ठीक है। अब वो कांग्रेस से बाहर चले गए, उनको निष्कासित कर दिया गया। अब क्या हुआ कि जो नरमपंथी नेता थे वो किस चीज़ में यकीन करते थे? प्रेयर में, पिटीशन में। और गर्मपंथी नेता वायलेंट प्रोटेस्ट में। इतना मतलब वैसा वायलेंट नहीं करते थे कि किसी की हत्या करते हैं, लेकिन हाँ अगर कोई इस तरह का काम कर रहा है तो उसका समर्थन करेंगे। ठीक है। उग्र लेख लिखेंगे। उस समय उसी चीज़ को काफ़ी वायलेंट माना जाता था। ओके। तो एक दूसरे के लिए एक तरह से शील्ड का काम करते थे। जैसे गर्मपंथी नेताओं ने कुछ ऐसा किया जो अंग्रेजों के कुछ ज़्यादा ही खिलाफ है तो उसको शील्ड कौन करता था? नरमपंथी नेता। अब क्या हुआ इसमें कि गर्मपंथी कांग्रेस से बाहर हो गए तो एक दूसरे की शील्ड चली गई। ठीक है। अब फिर क्या हुआ कि जैसे ये बाहर हुए अंग्रेजों ने क्रैकडाउन करना चालू किया और जो भी गर्मपंथी नेता थे उनको अरेस्ट करना चालू कर दिया। ठीक है। वह सरकारी क्या प्रतिक्रिया रही? उन्होंने ये 4 अधिनियम याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट अधिनियम है। आ जाते हैं। राजद्रोही सभा अधिनियम 1907, भारतीय समाचार पत्र अधिनियम 1908, आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम 1908 और इंडियन प्रेस एक्ट, भारतीय प्रेस अधिनियम 1910। ये जो थे
अधिनियम या एक्ट जो थे उन्होंने पारित किए, और इस अधिनियम के अकॉर्डिंग उन्होंने गर्मपंथी नेताओं पे क्रैकडाउन करना चालू किया। मैक्सिमम गर्मपंथी नेता गिरफ्तार कर लिए गए या फिर कुछ जो थे वो देश से बाहर चले गए। ठीक है, इससे क्या हुआ कि ये जो आंदोलन था गर्मपंथियों का, ये एक तरह से सबड्यू कर दिया गया, एक तरह से दब गया। फिर क्या हुआ, तो ये सूरत स्प्लिट जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। सूरत स्प्लिट कब हुई थी? 1907 में हुई थी। कहाँ हुई थी? सूरत में हुई थी, इसीलिए इसका नाम सूरत स्प्लिट है। पहले ये कहाँ होने वाला था? पहले अधिवेशन कहाँ होने वाला था? नागपुर में होने वाला था। ठीक है, कौन इसकी अध्यक्षता करने वाला था? तिलक। तिलक को रोकने के लिए कहाँ ले जाया गया? सूरत। गर्मपंथियों ने फिर जब सूरत ले जाया गया तो अध्यक्ष पद के लिए किसका समर्थन किया? लाला लाजपत राय का। अल्टीमेटली कौन निर्वाचित हुए? घोष, रास बिहारी घोष, और यहाँ से गर्मपंथी कांग्रेस से बाहर हो गए। ओके, अब फिर एक और चीज़ आती है कि सरकार की प्रतिक्रिया। ये चारों एक्ट आप लोग को याद रखने हैं। ठीक है, फिर 1911 का दिल्ली दरबार। 1911 में क्या हुआ था? किंग जॉर्ज फिफ्थ और जो क्वीन मैरी थी उनका राज्याभिषेक हुआ। राज्याभिषेक हुआ वहाँ इंग्लैंड में, जस्ट मनाया गया इंडिया में। ठीक है, यहाँ लॉर्ड हार्डिंग ने इस दरबार का आयोजन किया। तो लॉर्ड हार्डिंग कौन था? उस समय वायसराय था। उसका आयोजन किसने किया? लॉर्ड हार्डिंग ने किया। और यहाँ किंग जॉर्ज फिफ्थ जो थे खुद इंडिया आए हुए थे उस समय इस दरबार में शामिल होने। ठीक है, तो अल्टीमेटली क्या किया गया, जो स्वदेशी आंदोलन का विरोध था इसकी वजह से जो बंगाल का विभाजन था उसको रद्द कर दिया गया और राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की गई। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आता है कि राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कब स्थानांतरित हुई? 1911 में घोषणा की गई थी, 1912 में एक्चुअल स्थानांतरित हुई थी। ठीक है, बंगाल विभाजन कब रद्द हुआ? 1911 में। दिल्ली दरबार कब हुआ? 1911 में। किसने किया? लॉर्ड हार्डिंग ने किया। किसके राज्याभिषेक पे किया था? किंग जॉर्ज फिफ्थ और क्वीन मैरी। ओके, ये सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं। इसके आगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। ठीक है, अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो आप प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि नेक्स्ट लेक्चर के अपडेट आपको मिलते रहें। थैंक यू।